Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to complete the second part of this story, A Day in the Country, right? And I hope and I believe that you all have remembered what I have taught you on day one. You might have written the summarization of this part 1 story in your notebook. Now let us move ahead with the second part of the story, since the story is too long and I have just divided it into 3 parts. So do you recall from where we have left? Yes, very much true. We have left the story when Facola and Trinity were trying to reach to Facola's brother Danklin, right? And in between द रेन स्टार्टेड, रास्ते में ही जो है बारिश शुरू हो गई थी, राइट? एंड ट्रिनिटी वॉज जस्ट आस्किंग फैकोला not to get scared of the rain, storm and all that, right? So now let's start the story by reading. As soon as the rain begins, the wind droops. The only sound is the patter of rain dropping like fine shots on the young rye and the parched road. We shall get soaked, Facola mutters Trinity. There won't be a dry spot left on us. Ho ho, my girl. It's run down my neck. But don't be frightened, silly. The grass will be dry again, the earth will be dry again, and we shall be dry again. There is the same sun for all of us. So in this part, Trinity says कि अब तो बारिश शुरू हो गई है, ओके, और जो है हवा भी तेज़ चल रहा है और उसके साथ में बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आ रही है, और जो एक सिर्फ जो आवाज़ आ रही है वो सिर्फ रेन ड्रॉपिंग की आवाज़ें आ रही है, और वो रेन ड्रॉपिंग की आवाज़ें जो है जो अभी यंग राई है, यंग राई मतलब जो राई का पौधा होता है, ओके, और उसके ऊपर पड़ रही है जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके पार्च्ड रोड मीन्स जो रास्ता पीछे छूट गया उसके बारे में पार्च्ड रोड। द पार्च्ड रोड मीन्स जो रास्ता पीछे छूट गया, पार्च्ड मतलब अतीत होता है वैसे, यंग राई राई का पौधा, ओके। पैटर मीन्स आवाज़ जो रेन का आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पार्च्ड, ओके। सो ट्रिनिटी सेज की जो आवाज़ आ रही है वो सिर्फ इसकी आवाज़ आ रही है, और हम लोग जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वी शैल गेट सोक्ड। सोक्ड मीन्स लथपथ, ओके। दैट मीन्स बारिश जब ज़्यादा होगी तो वो पूरे बारिश से भीग जाएंगे, पूरी तरीके से भीग जाएंगे, लाइक दिस ट्रिनिटी इज़ मटरिंग। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि शरीर का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं बचेगा जो उनका भीगा ना हो या गीला ना हो। सो वो बोलता है कि इट्स रन डाउन माई नेक, बोल रहा है कि देखो देखो कैसे बारिश जो है पूरे तरीके से हमें भिगा रही है, बट तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम अगर डरोगी तो तुम मूर्ख कहलाओगी। साथ ही साथ वह यह भी बतलाता है कि जो ग्रास है वो भी जल्दी सूख जाएगा, धरती भी जल्दी सूख जाएगी, और हम लोग भी जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि जो सन का रेज़ है वो सबके लिए समान है, और जब सन रेज़ आए पड़ेगा हमारे ऊपर तो हम सब जल्दी से सूख जाएंगे। नाउ अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सम 14 feet long gleam above their head. There's a loud peal of thunder, and it seems to Facola that something big, heavy and round is rolling over the sky and tearing it open exactly over her head. Don't be afraid, little girl. It is not from spite that it thunders, Trinity says. In this para, Trinity is talking about
द मोमेंट व्हेन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कम्स, जैसे आप देखते हैं कि बारिश होती है तो बिजली कड़कता है और उससे प्रकाश की किरण निकलती है, रोशनी निकलती है। तो कैसे जो है मतलब वो बादलों का खनखनाहट और जो थंडर, पील मीन्स खनखनाहट, पील हियर मीन्स खनखनाहट, ग्लीम प्रकाश की किरण, सोक्ड लथपथ, राइट। सो आई थिंक वर्ड मीनिंग इज़ क्लियर विथ यू। सो ही सेज कि जिस तरीके से बादलों की खनखनाहट हो रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कि और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और ऐसे स्काई में देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सारे जो लाइटनिंग और खनखनाहट जो है आसमान को चीरने के लिए, टीयरिंग मीन्स चीरना, फाड़ना, आसमान को चीरने के लिए उद्वेलित हो रहा है, उग्र हो रहा है। और ये सारा चीज़ जो है उसको ऐसा महसूस हो रहा था फैकोला को कि उसके सर के ऊपर ही हो रहा है। सो दैट्स वाई ट्रिनिटी जो है उसको ढांढस बंधवा रहा है और बोल रहा है तुम डरना नहीं बेटी, लाइक दैट, ओके। नाउ इट इज़ नॉट फ्रॉम स्पाइट दैट इट थंडर्स, ट्रिनिटी सेज। स्पाइट मीन्स अनकाइंडनेस। साथ में वो ट्रिनिटी बोलता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये किसी अनकाइंडनेस की वजह से हो रहा है। सो यू डोंट अफ्रेड, तो इसलिए आप डरना नहीं। नाउ ट्रिनिटीज एंड फाइकोलाज फीट आर कवर्ड विथ लम्प्स ऑफ हैवी वेट क्ले, इट इज़ स्लिपरी एंड डिफिकल्ट टू वॉक, बट ट्रिनिटी स्ट्राइड्स ऑन मोर एंड मोर रैपिडली। द वीक little girl is breathless and ready to drop. In this para, the narrator has said, let us first understand the word meaning. Lumps means you can say जो कीचड़ हो जाता है, जो भारी सा जो कीचड़ हो जाता है जिसमें पैर जाने के बाद आपके पैर को जैम कर देता है, राइट। और स्लिपरी भी हो जाता है जिसमें आप चल नहीं पाते हैं। सो ट्रिनिटी इज़ टॉकिंग अबाउट, द नैरेटर इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कि बारिश की वजह से जो है रास्ता बिल्कुल गीला हो गया था और उस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा, क्ले बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहा था, जिसके कारण उनको चलने में दिक्कत हो रहा था, तो बिकॉज रास्ता जो है स्लिपरी हो गया था और पैर भी उनका फंस रहा था। इसके कारण ट्रिनिटी जो है स्ट्राइड मीन्स छलांग लगाना, तेज़ कदमों से चलना। तो ट्रिनिटी जो है तेज़ कदमों से चलना उसने शुरू किया बिकॉज ही डोंट वांट टू बी इन ट्रबल। बट ऑन द अदर हैंड जो फैकोला जो एक लिटिल गर्ल थी वो उसके लिए मुश्किल हो रहा था उस रास्ते पे चलना, तो वो ब्रेथलेस हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कि वो अभी गिर जाएगी। बट एट लास्ट दे गो इनटू द काउंट्स कॉप्स, the vast trees steered by a gust of wind drop a perfect waterfall upon them. Trinity stumbles over stumps and begins to slacken his pace. Right? Now let us understand the word meaning. Slacken means गिरावट आना, okay? गिरावट, उसके जो चलने का जो पेस था, स्पीड था, उसमें गिरावट आना। And steered I have told you, stumps मतलब stumbles गांठ होता है, stumbles means गांठ, okay. So now here the narrator is talking about when they reaches to Count's Copse, जब वो Count's Copse वृक्ष के पास पहुंचते हैं तो जब वो देखते हैं कि जो पेड़ है बिल्कुल जो धूल से भरा हुआ था, बिल्कुल वो वस्ट हो चुका है, धुल चुका है और अब उसके ऊपर बिल्कुल भी धूल का एक कण नहीं है और बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। फिर इसके बाद वो ट्रिनिटी स्टम्बल ओवर द स्टम्प एंड बिगिन टू स्लैकन हिज पेस। अचानक से स्टम्बल मीन्स ठोकर खाना, हाउएवर स्टम्बल मीन्स ठोकर खाना। ट्रिनिटी जो है यहाँ पे उसको एक ठोकर लगती है और वो गांठ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका जो पेस है, चलने का स्पीड है, वो कम हो गया है। वेयर अबाउट्स इज़ डैनक्ला, ही आस्क्ड
lead me to him. Facula leads him into a thicket, and after going a quarter of a mile, points to Dankla, her brother, a little fellow of 8 with hair as red as ochre and pale sickly face, stands leaning against a tree, with his head on one side looking sideways at the sky. In one hand he holds his shabby old cap, the other is hidden in an old lime tree. The boy is gazing at the stormy sky and apparently not thinking of his trouble. Hearing Foots and seeing the cobbler, he gives a sickly smile and says, "A terrible lot of thunder, Trinity. I have never heard so much thunder in my all life." So in this para, the narrator has said, लाइक किसी तरीके से वो काउंट्स कॉप्स के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो पेड़ बिल्कुल धुल चुका है। पहुंचने के बाद ट्रिनिटी को ठोकर लगता है, जिसके बाद उस स्टंप पे वो गिरता है और उसके बाद उसकी पेस जो है कम हो जाती है। तब वो पूछता है, तुम्हारा भाई है कहाँ, मुझे उसके पास ले चलो। फैकुला उसको लेके जाती है करीब क्वार्टर ऑफ अ माइल, यू माइट कॉल इट 1 किलोमीटर अराउंड, और फिर वहाँ पे जाने के बाद दिखाती है कि वहाँ पे उसका भाई डैंकला जो है फंसा हुआ है। हियर द नरेटर नरेट्स दैट जो उसका भाई डैंकला है वो 8 साल का है, उसके बाल जो है बिल्कुल ओक्रे मीन्स गेरुआ। हियर यू कैन सी एन अर्थी पिगमेंट वेरिंग फ्रॉम लाइट येलो टू ब्राउन और रेड। ओके, तो उसका बाल जो है वैसा हो रखा था, गंदा हो गया था बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड विंड। ओके, तो नरेटर जो है उसके बारे में बता रहा है कि वो एक 8 साल का लड़का है जिसके बाल जो है बिल्कुल गेरुआ रंग का हो चुका है, उसका चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ चुका है, जैसे सिकली फेस होता है, बीमार व्यक्ति का फेस होता है, वैसा हो चुका है। एंड स्टैंड्स लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, एक पेड़ से झुक करके खड़ा है। एक हाथ में उसने अपना शैबी कैप रखा और दूसरा हाथ जो है उसका ओल्ड लाइम ट्री के अंदर फंसा हुआ है, और लगातार वो जो है स्टॉर्मी स्काई की तरफ देख रहा है, जो बिल्कुल स्टॉर्म से भरा पड़ा है। तूफ़ान आ रहा है, आंधी आ रहा है, बादल है, बारिश भी हो रही है, और वो अपने ट्रबल के बारे में, वो अपने परेशानी के बारे में नहीं सोच रहा है। अचानक से उसको पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो देखता है ट्रिनिटी आ रहा है, तो वो बोलता है कि अ टेरिबल लॉट ऑफ थंडर। ट्रिनिटी को बोलता है, ट्रिनिटी आई हैवंट हर्ड सो मच थंडर इन माई ऑल लाइफ। वो बोलता है उसने ज़िंदगी में कभी भी इतना ज़्यादा थंडर नहीं सुना है। तो ट्रिनिटी पूछता उससे, एंड वेयर इज़ योर हैंड, तुम्हारा एक हाथ कहाँ है? तो वो बोलता है, इन द होल, पुल इट आउट प्लीज़ ट्रिनिटी। तो बोलता है, मेरी मदद करो और इसको बाहर खींच के निकालो। The wood had broken at the edge of the hole and jammed Dankla's hand. He could push it farther in but could not pull it out. Trinity snaps off all the broken piece and boy's hand, red and crushed, is released. It is terrible how it is thundering, the boy says again, rubbing his hand. What makes it thunder, Trinity? In this para, the narrator says, नरेटर वहाँ पे जाता है जब डैंकला उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके हाथ को उस होल से बाहर निकालो। तो जब ट्रिनिटी देखता है तो वो देखता है कि वो जो होल का एज है वो बिल्कुल टूट करके और वहाँ पे जैम हो रखा है, और उस स्थिति में डैंकला जो है अपना हाथ अंदर तो भेज सकता है बट बाहर नहीं निकाल सकता, बिकॉज़ उसका जो एज है टूट करके जैम हो चुका है और उसके वजह से वो बाहर निकालने में असमर्थ हो पा रहा है। तो सबसे पहले उसको ट्रिनिटी जो है हटाता है, जो जैम है उसको साफ़ करता है एक एक करके, और उसके बाद उस लड़के को हाथ को बाहर निकालता है। एंड व्हेन ही पुल्स इट आउट, तो उसका हाथ थोड़ा जख्मी हो रखा होता है, उस पर रैसेस आ रखे होते हैं।
एंड द बॉय इज़ रबिंग हिज हैंड, जब वो उसका हाथ रिलीज होता है तो अपने हाथ को रब करता रहता है ऐसे। और फिर उसके बाद वो सेम क्वेश्चन फिर से पूछता है ट्रिनिटी से कि ये थंडर कैसे हो रहा है। देन द ट्रिनिटी आंसर, वन क्लाउड runs against the other, answers the cobbler. The party comes out of the copse and walks along the edge of it towards the darkened road. The thunder gradually abates and its rumbling is heard far away beyond the village. तो ट्रिनिटी आवाज़ देता है कि एक क्लाउड जो है दूसरे क्लाउड के से टकराता है एंड देन आफ्टर इट थंडर्स। आई होप यू ऑल नो हाउ द थंडर साउंड्स क्रिएटेड, राइट। फिर उसके बाद वो सारे लोग जो है वहाँ से द पार्टी मीन्स वो तीनों लोग वहाँ से निकलते हैं उस कॉप्से से और धीरे धीरे आकर के वो जो है उस अंधेरे रास्ते पे चलते हैं। बिकॉज़ अंधेरा रास्ता इसलिए है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, घनघोर अंधेरा छाया हुआ, बादल छाए हुए हैं, दैट्स वाई। और द थंडर ग्रेजुअली अवेट्स, अवेट्स मीन्स रुक रुक कर, अवेट्स मीन्स रुक रुक कर। जो थंडर की आवाज़ है वो रुक रुक कर के अभी भी हो रहा है और ये जो उसकी आवाज़ है वो जो रंबलिंग है वो बहुत दूर तक गांव में सुना जा सकता है। द डक्स फ्लू बाई हियर द अदर डे, ट्रिनिटी सेज डैंकला स्टिल रबिंग हिज हैंड, दे मस्ट बी नेस्टिंग इन जेनिलिया जैमिन्स्का मार्सेस। फैकोला, वुड यू लाइक मी टू शो you a nightingale's nest? And this para narrator says, narrator describes that डैंकला जो है बोलता है कि जितने भी डक्स होंगे उस वो उड़ चुके होंगे और वो शायद वो मार्सेस हियर इज़ जेनिलिया जेमिस्टिका मार्सेस इज़ अ प्लेस, marshy area. You might have heard, you might have read it in I think geography. जो दलदली भूमि होती है, दलदली ज़मीन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा एक जगह है। तो डैंकला बोलता है कि वो डक्स जो है उड़ करके वहाँ पे गए होंगे और वहाँ पे वो जाके नेस्टिंग कर रहे होंगे। तो फैकोला से वो पूछता है कि क्या तुम्हें देखना है नाइटिंगल्स नेस्ट को? बिकॉज ऑफ फैकोला, डैंकला जो है वहाँ पे जा कर के उसके अंडे को निकालने की कोशिश करता है और फिर से वो वही काम करने की कोशिश कर रहा है। फिर से वो पूछता है कि चलो मैं तुम्हें नाइटिंगल्स नेस्ट को दिखाने ले चलता हूँ। एक परेशानी से निकला और दूसरी परेशानी में जाने को रेडी है, राइट। नाउ डोंट टच इट, यू माइट डिस्टर्ब देम, सेज ट्रिनिटी। दैट नाइटिंगल इज़ अ सिंगिंग वर्ड विदाउट sin. He has had a voice given him in his throat to praise God and gladden the heart of man. It is a sin to disturb him. तो ट्रिनिटी जो है उसको रोकता है और बोलता है कि देखो इस नेस्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। बिकॉज नाइटिंगल जो है एक बहुत ही प्यारा पक्षी है। नाइटिंगल मीन्स बुलबुल, बुलबुल एक बहुत ही प्यारा पक्षी है और वो जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बुराई नहीं है। सिन मीन्स बुराई, बुरा इंसान। और भगवान ने उसको जो इतना सुंदर गला दिया, इतना सुंदर आवाज़ दिया ताकि वो भगवान की प्रशंसा करे और इंसानों के दिल में जगह बना पाए अपने गाने की वजह से। तो उसको परेशान करना एक बुरी बात है। इट्स अ सिन टू डिस्टर्ब हिम। A bright patch of blue appears in the sky. Look, says Trinity. An ant heap burst open by the rain. They have been flooded. They bend over the ant heap. The downpour has damaged it. The insects are scurrying to and fro in the mud, agitated and busily trying to carry away their drowned companions. That won't happen to you, says Trinity, grinning. As soon as the sun warms you, you will come to your sins again. It's a lesson to you, and you won't settle on low ground another time. Now, in this para, the narrator is saying that
अचानक से जो है आसमान में एक बिल्कुल ब्राइट पैच, लाइक अ ब्राइट पैच ऑफ द ब्लू अपीयर्स इन द स्काई, मीन्स जो काला घनघोर अंधेरा था वो बिल्कुल खुल जाता अचानक से, और ब्लू स्काई ब्लू अपीयर्स इन द स्काई, इट मीन्स आसमान साफ़ हो जाता है। तो ट्रिनिटी बोलता देखो ऊपर आसमान साफ़ हो गया है, लेकिन उसके पास में ही एक जो चींटियों का जो घर होता है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है, नष्ट हो चुका होता है, और बारिश की वजह से चींटियाँ जो है उसमें डूब रही होती हैं, उसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चींटियाँ इधर से उधर टू एंड फ्रो भाग रही होती है मड में, कीचड़ में, एजिटेटेड, परेशान होकर के, और वो कोशिश करती हैं कि उनके जो साथी जो ड्राउंड हो चुके हैं, डूब चुके हैं, उनको वो बचा सके। साथ ही साथ ट्रिनिटी उन बच्चों को ये भी बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होगी, बिकॉज़ जैसे ही बारिश ख़त्म होगा और सन बाहर निकलेगा, उससे गर्मी होगी, तो इल ड्राई, और आप अपने सेंस में अगेन वापस आ जाओगे। ठीक है, तो इट्स अ लेसन टू यू, एक तरीके का आपके लिए लेसन है कि आप कभी भी लो ग्राउंड पे सेटल नहीं होना चाहिए जब बारिश होती है। तो दे गो ऑन, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। एंड हियर आर सम बीज, क्राइज डैंकला, pointing to the branch of young oak tree. The drenched and chilled bees are huddled together on the branch. There are so many of them that neither bark nor leaf can be seen. Many of them are settled on one another. That's a swarm of bees, Trinity informs them. They were flying looking for a home, and when the rain came down upon them, they settled. If a swarm is flying, you need only sprinkle water on them to make them settle. Now, if you say you wanted to take the swarm, you would bend the branch with them into a sack and shake it, and they all fall in. जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ बीज मिल जाते हैं, मधुमक्खी मिल जाता। तो डैंकला बोलता देखो देखो वहाँ पे उस ओक ट्री पे जो है कुछ बीज जो है एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, और चूँकि वो भी इस बारिश से परेशान हो गए थे, उनको भी नुकसान पहुंच रहा था, तो वो एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर बैठ कर के सेटल होकर के रेस्ट कर रहे थे। तो ट्रिनिटी जो है उनको बतलाता है कि ये बीज का स्वाम है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, राइट। और वो इस बारिश के पहले अपने घर मतलब वापस जाना चाह रहे थे, इसी बीच बारिश आ जाती है, तो यहाँ पे ही सेटल हो गए और एक दूसरे के ऊपर वो बैठ गए। इफ़ अ स्वाम इज़ फ्लाइंग यू नीड टू ओनली स्प्रिंकल अ वाटर ऑन देम। और उसके साथ में वो बताता है कि अगर तुम्हें कहीं भी उड़ता हुआ अगर मधुमक्खी दिखे तो आपको उसके ऊपर जो है सिर्फ पानी स्प्रिंकल करना है टू मेक देम सेटल। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अ लेसन टू लर्न हियर। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर स्वाम कभी भी स्वाम ऑफ बीज कभी भी अगर बर्स्ट होता है तो आप पानी छीटो उसके ऊपर, पानी स्प्रिंकल करो, देन वो लोग जो है सेटल कर जाएंगे, एक ही जगह पे बैठ जाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है।